नमस्कार दोस्तों, द कमांडो टर्न पीएम। यहाँ पे बात हो रही बेंजामिन नेतन्याहू की। बेंजामिन नेतन्याहू की बात क्यों हो रही? क्योंकि बहुत लंबे समय से ये इजराइल के प्रधानमंत्री हैं और इजराइल में इनके अपोजिशन में आवाज़ बढ़ती जा रही। इनको प्राइम मिनिस्टर की पद से हटाना चाहते हैं बहुत सारे अपोजिशन ग्रुप्स। ये जो हमास के साथ अभी रिसेंटली इजराइल की जंग हो रही थी, इस समय पे ऐसा लगा कि बेंजामिन नेतन्याहू इस जंग का फायदा उठा के प्राइम मिनिस्टर बने रहेंगे, लेकिन अब अपोजिशन बहुत ज्यादा इनके अगेंस्ट है। अभी के लिए तो प्रधानमंत्री है, बट आगे आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री रहेंगे इस बात की देखिए कोई गारंटी नहीं है। बहुत पॉलिटिक्स चल रही है। देखिए, दो ग्रुप्स होते हैं, एक लेफ्ट विंग ग्रुप होता है, एक राइट विंग ग्रुप होता है। मैं आपको बताता हूँ इजराइल का राइट विंग कैसे काम करता है। इजराइल का राइट विंग ग्रुप वो ग्रुप होगा जो कि यहूदियों की आइडेंटिटी पे ज्यादा फोकस करेगा और पेलेस्टीनियंस जो कि मुस्लिम से उनके खिलाफ बोलेगा। वहां का लेफ्ट विंग कौन होगा? वहां का लेफ्ट विंग वो होगा जो कि पेलेस्टीनियंस के फेवर में या मुस्लिम्स के फेवर में ही बोलेगा। तो अब आप देखिए, जो लिक्विड पार्टी है मिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू की, एक राइट विंग पार्टी है। लेकिन अब आप देखेंगे कि इजराइल की पॉलिटिक्स में और भी बहुत सारी राइट विंग पार्टीज आ गई हैं जो पेलेस्टीनियंस को अपोज करती हैं, लेकिन वो ये नहीं चाहती कि बेंजामिन नेतन्याहू प्राइम मिनिस्टर रहें। बेंजामिन नेतन्याहू को एक ऐसे फिगर के साथ देखा गया है जो कि इजराइल को मिडिल ईस्ट के दुश्मनों से बचा के रखेगा, खासकर ईरान से बचा के रखेगा। लेकिन ये जो आप कह सकते हो एक फीलिंग सी बना के रखी थी बेंजामिन नेतन्याहू ने पूरे इजराइल में कि मैं ही एक ऐसा इंसान हूं जो तुमको ईरान जैसी कंट्री से बचा सकता है, ये फीलिंग अब टूटती सी नजर आ रही है। कहीं ना कहीं लोगों को अब लग रहा है इजराइल के अंदर कि ये बेंजामिन नेतन्याहू हमको उल्लू बना रहा है। हालांकि मैं बता दूं, बेंजामिन नेतन्याहू की जो फैमिली है ना, ये बहुत हद तक इन्वॉल्व रही। बेंजामिन नेतन्याहू के जो बड़े भाई है ना, यूनाथन नेतन्याहू ने ऑपरेशन एंटेबे में लीड रोल प्ले किया था। एक मूवी है द लास्ट किंग ऑफ स्कॉटलैंड, उस मूवी में युगांडा के डिक्टेटर इदी अमीन को दिखाया गया है। इदी अमीन की मदद से एक ऐसा जहाज जो तेल अवीव उड़ा, उसको तेल अवीव से लिबिया और लिबिया से युगांडा हाईजैक करके लाया गया। इसमें बहुत सारे इजरायलीज थे और इन इजरायलीज को बचाने के लिए बहुत डेयरिंग ऑपरेशन यहाँ पे बनाया गया था, जिसको बोला गया था ऑपरेशन एंटेबे। इसको ऑपरेशन थंडरबर्ड भी बोला जाता है, इसको ऑपरेशन यूनाथन भी बोला जाता है, इन ऑनर ऑफ ब्रदर ऑफ बेंजामिन नेतन्याहू, यूनाथन नेतन्याहू। उसके रिस्पेक्ट में आज हम बात करेंगे और ऑपरेशन थंडरबोल्ट के ऊपर मैं अलग से भी एक वीडियो बनाऊंगा। तो बेसिकली यहाँ पे हम देखेंगे कि कैसे अपने ब्रदर की लीगेसी के दम पे बेंजामिन नेतन्याहू यहाँ पे प्रधानमंत्री बनेंगे, पावर में आएंगे। इनका पॉलिटिकल रिलाइवल कैसे होगा? शुरुआत में ऊपर प्रधानमंत्री बनेंगे, फिर हारेंगे, फिर प्रधानमंत्री भरेंगे। गाजा की कॉन्फ्लिक्ट, ट्रंप के साथ इनके टाइस, बैरक ओबामा के साथ इनके टाइस, और अभी बेसिकली हो क्या रहा है, इन सब चीज़ों के यहाँ पे खंगालेंगे। 15 साल से इसराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं बेंजामिन नेतन्याहू। 2021 चल रहा है और 2005 के लगभग ये, आप कह सकते हो 2005-2006 के लगभग पे प्राइम मिनिस्टर बन गए थे आपके इसराइल पे, और तब से आप कह सकते हो कि ये लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर हैं इसराइल के। एट द सेम टाइम ये यंगेस्ट थे जब ये प्राइम मिनिस्टर बने थे। इसराइल बना 1948 में। 1948 के बाद जन्मा हुआ इंसान जो प्राइम मिनिस्टर बना है इसराइल का, वो अकेले बेंजामिन नेतन्याहू है। इनको इनके जो सपोर्टर्स हैं किंग बीबी भी बोलते हैं, मैजिशियन भी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी जो इलेक्शन जीतने की काबिलियत है उसको बड़ा अच्छा बताया गया है। कॉलिशन में ही सरकार बनती है बट प्रधानमंत्री यही बनते हैं, और इसराइल की राइट विंग पार्टी लिक्विड के ये मेंबर है। जैसा कि मैंने बताया, इनको एक मसीहा की तरह देखा जाता है, एक ऐसा मसीहा जो कि इसराइल को मिडिल ईस्ट की खतरनाक कंट्री से बचा के रखा जाए। अगर आप इसराइल को देख लो तो इसराइल चारों तरफ दुश्मनों से घिरा हुआ है, ये बात बिल्कुल सही है। इसके नॉर्थ में आपको नजर आएगा लेबनन। लेबनन में ग्रुप ऑपरेशनल है हिजबुल्लाह जो कि इसराइल का दुश्मन है। नॉर्थ ईस्ट में है सीरिया। सीरिया में खुद का ही सिविल वॉर चल रहा है, गोलन हाइट्स पे इसराइल कब्जा करके बैठा है, सीरिया कुछ नहीं पड़ रहा है। ईस्ट में है जॉर्डन। जॉर्डन ने अरब वॉर के दौरान काफी लड़ाई कर चुका है इसराइल के साथ, अब जॉर्डन कह रहा है कि भैया अब पचड़े में नहीं पड़ना। वेस्ट में है गाजा पट्टी, जहाँ पे हमास नाम का ग्रुप एक्टिव है। साउथ में सिनाई पेनिनसुला ऑफ इजिप्ट। इजिप्ट अब दोस्त बन चुका है इसराइल का। इजिप्ट इज नो मोर एन एनिमी ऑफ इसराइल। इजिप्ट भी काफी जंगे लड़ चुका है पहले इसराइल से, लेकिन इजिप्ट समझ चुका है कि फालतू में लड़के कोई फायदा नहीं है, जीत इनसे पाएंगे नहीं, नुकसान ही है। तो इजिप्ट और जॉर्डन कहीं ना कहीं मांडवली कर चुके हैं इसराइल के साथ, वो लड़ना नहीं चाहते हैं। बट लेबनन का हिजबुल्लाह, सीरिया, इन सब फैक्टर्स के साथ कहीं ना कहीं इसराइल की लड़ाई हो रही है। इसराइल का एक और बहुत बड़ा दुश्मन है ईरान। ये ईरान लगातार हिजबुल्लाह और हमास जैसे ग्रुप्स को सपोर्ट देता रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली इतने लंबे समय से अगर एक लाइन में समझने की कोशिश की जाए कि कैसे बेंजामिन नेतन्याहू नाम का ये आदमी प्रधानमंत्री बना हुआ है, तो उसका रीजन ये है कि इसने पैलेस्टीनियंस के खिलाफ एक बहुत हार्ड लाइन अप्रोच रखी है। कहीं ना कहीं पीस के ऊपर सिक्योरिटी कंसर्न्स को इंपॉर्टेंस दी है। कहीं ना कहीं हमेशा इसराइल के लोगों को ये भरोसा दिला के रखा है कि तुमको ईरान से खतरा है और मैं ही एक ऐसा इंसान हूं तुमको ईरान से बचा सकता है। इनका जन्म तेल अवीव में हुआ था 1949 में।
1963 में इनकी फैमिली यूएसए चली गई थी। इनके फादर एक आप कह सकते हो बेंजियोन एक प्रोमिनेंट हिस्टोरियन थे, जियोनिस्ट एक्टिविस्ट थे। इनको यूएस की यूनिवर्सिटी में एकेडमिक पोस्ट मिली, वहाँ चले गए। जो 14 साल की उम्र पे तेल अवीव से यूएसए चले गए। 18 साल की उम्र पे वापस इजराइल आए। 5 साल इन्होंने आर्मी में सर्व किया। आपको कंस्क्रिप्शन के बारे में सुना होगा। इजराइल की हर फैमिली में से एक पर्टिकुलर बच्चे को मिलिट्री में सर्व करना पड़ता है। तो अगर फैमिली में एक ही बच्चा और वो लड़की है, तो चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, मिलिट्री में तो सर्व करना ही पड़ेगा इजराइल के अंदर, ठीक है। और ये जो मिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू थे, ये कैप्टन थे एक एलीट कमांडो यूनिट जिसका नाम था सायरत मत्काल। ओके, आप देखोगे बेरत एयरपोर्ट पे एक रेड हुई थी 1968 में, उसमें बेंजामिन नेतन्याहू ने पार्टिसिपेट किया था। 1973 का मिडिल ईस्ट वॉर, 1967 के 6 डे वॉर के 6 साल बाद 1973 वाले मिडिल ईस्ट वॉर में भी बेंजामिन नेतन्याहू ने कहीं ना कहीं पार्ट लिया था। उसके बाद अपनी मिलिट्री सर्विस को पूरा करके बेंजामिन नेतन्याहू फिर से यूएसए गए, अपनी बैचलर्स और मास्टर्स की डिग्री कंप्लीट की मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से। 1976 में बेंजामिन नेतन्याहू के जो बड़े भाई थे योनाथन, या फिर कह लीजिए जोनाथन नेतन्याहू, इनकी मृत्यु हो गई एंटेबे युगांडा में। एंटेबे युगांडा में एक बड़ा ही डेयरिंग ऑपरेशन किया था इजरायली फोर्सेस ने, जहां पे 94 आप कह सकते हो इजरायलीज थे, प्लस 12 एयर फ्रांस के क्रू मेंबर्स थे। इन 106 लोगों को बचाया था। ऑब्वियसली इन 106 लोगों में से 3 से 4 लोगों की यहाँ पे जान चली गई थी, बाकी 102 लोगों को ये इजरायलीज बचा के ले आए थे। लेकिन बचाने में जो मिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू के बड़े भाई थे जोनाथन नेतन्याहू, इनकी जान चली गई थी, ये शहीद हो गए थे। अब जोनाथन नेतन्याहू जब यहाँ पे फेमस हुए, तो एकदम से बेंजामिन नेतन्याहू की जो नेतन्याहू फैमिली थी ना, ये बहुत न्यूज में आ गई। और इसका फायदा उठाते हुए तो खैर देखिए नहीं बोलना चाहिए, कहीं ना कहीं उस समय पे अपने भाई की मौत से ये अफेक्ट हुए होंगे और कहीं ना कहीं अपने देश के लिए कुछ करना चाहते होंगे। तो शुरुआत में मिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने एक एंटी टेररिज्म इंस्टीट्यूट खोला अपने भाई की मेमोरी में। 1982 में इजराइल की तरफ से डेप्यूटी चीफ ऑफ मिशन बने वॉशिंगटन में, यानी वॉशिंगटन में जो एम्बेसी थी आपके इजराइल की, वहां के डेप्यूटी चीफ बने। फिर धीरे धीरे इजराइल का जो भी स्टैंड होता था वो यूएसए में रिप्रेजेंट करते थे मिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू, और यूएसए के टीवी पे अक्सर कर बेंजामिन नेतन्याहू नजर आते रहे एज प्रो इजराइल। और उस समय पे यूएसए की जनता और यूएसए की पॉलिटिक्स काफी हद तक प्रो इजराइल थी। बाद में आप देखोगे कि नेतन्याहू को इजराइल का परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट किया एट द यूनाइटेड नेशंस इन न्यूयॉर्क इन 1984। यहां पे आपको बेंजामिन नेतन्याहू नजर आ रहे हैं। ही वाज बेसिकली अ कैप्टन ऑफ द एलीट सायरत मत्काल कमांडो यूनिट, ठीक है भाई। 1988 में आप देखोगे कि ये वापस यूएसए से इजराइल लौट के आएंगे और डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में घुसना शुरू होंगे, क्योंकि अब इनका पूरा बेस सेटअप हो चुका था। काफी ये फेमस हो चुके थे, इजराइल को यूएस में रिप्रेजेंट कर चुके थे, इजराइल में भी काफी फेमस थे, ये यूएसए में भी काफी फेमस थे। तो अब इनके लिए एक ही जगह बची थी, वो थी पॉलिटिक्स। लिक्विड पार्टी की तरफ से इन्होंने कंटेस्ट किया और नेसेट जो कि इजराइल की पार्लियामेंट है, वहां पे ये इलेक्ट भी हुए, डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर बने। बाद में ये लिक्विड पार्टी के चेयरमैन ही बने। 1996 में ये पहली बार डायरेक्टली इलेक्टेड पीएम बने इजराइल के। कब? जब यित्ज़हाक राबिन को मार दिया गया। यित्ज़हाक राबिन आप कह सकते हो कि भाई पीएम थे आपके इजराइल के, और यित्ज़हाक राबिन को इसलिए मार दिया गया क्योंकि यित्ज़हाक राबिन ने ओस्लो अकॉर्ड को साइन किया था। अब आप बोलोगे ओस्लो अकॉर्ड क्या था? ओस्लो अकॉर्ड एक अरेंजमेंट था जो कि इजराइल और पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बीच में हुआ था कि हाँ भाई पैलेस्टीन की एग्जिस्टेंस को भी हम मानेंगे। तो मिस्टर यित्ज़हाक राबिन को एक इजरायली ने ही मार दिया, अल्ट्रा नेशनलिस्ट इजरायली ने। मैं आपको इसको समझाता हूँ पाकिस्तान से। पाकिस्तान में क्या है कि अगर कोई भी थोड़ा सेक्युलरिज्म की तरह चला जाए, कोई भी किसी दूसरे के धर्म को सपोर्ट कर दे, तो उसको मार दिया जाता है ब्लास्फेमी का इल्जाम लगा के। मुस्लिम धर्म की अगर कोई खामियों को पॉइंट आउट कर देता है इजराइल के अंदर, तो उसको पाकिस्तान के अंदर, तो उसको मार दिया जाता है ब्लास्फेमी का इल्जाम लगा के। तो आप कह सकते हो कि पाकिस्तानी एक अल्ट्रा राइट विंग देश है, कि वहां पे अगर आपने इस्लाम के अंदर कोई भी गलती पॉइंट आउट करने की कोशिश की तो उसको मार दिया जाएगा ब्लास्फेमी के नाम पे। कुछ कुछ ऐसा ही यहाँ पे हुआ इजराइल में। इजराइल में जब एक प्रधानमंत्री यित्ज़हाक राबिन ने ओस्लो अकॉर्ड साइन करके पैलेस्टीनियंस के राइट्स को रिकॉग्नाइज करने की कोशिश की, तो उनको मार दिया गया। उन्होंने बोला ज्यूज के राइट्स को रिकॉग्नाइज करो, तुम अपोजिशन में मुस्लिम के राइट्स को कैसे रिकॉग्नाइज कर रहे हो? तो जो राइट विंग वाला फिनोमिना था, ये बड़ा पावरफुल था, और बाद में इसी राइट विंग फिनोमिना को फायदा उठा के बेंजामिन नेतन्याहू इतने लंबे समय तक पावर में रहेंगे। असल में बात यह है कि बेंजामिन नेतन्याहू जब ताकत में आए, तो ताकत में आए वो फॉर द राइट रीजंस।
लेकिन बाद में अपने आप को ताकत में बनाए रखने के लिए जो उन्होंने साम दाम दंड भेद इस्तेमाल किया है ना, उसके चलते कहीं ना कहीं नेतन्याहू की जो थोड़ी बहुत मॉरल ग्रास था लोगों के ऊपर से वो हटता हुआ नजर आ रहा है। इनके ऊपर करप्शन के भी इल्जाम लग गए। इनके लिए ये भी बोला जाता है कि बिजनेसमैन को सपोर्ट देते हैं, ठीक है, अपनी मीडिया में अच्छी रिपोर्टिंग जो करता है उसको सपोर्ट देते हैं। तो इस प्रकार के बहुत अलग अलग प्रकार के इल्जाम लगने लगे हैं बेंजामिन नेतन्याहू के ऊपर। तो जो ये अपने आप को दिखाते हैं ना कि मैं ही तुमको ईरान से बचा सकता हूं, मैं ही तुमको ये इस्लामिक ताकतों से बचा सकता हूं, इस प्रकार के पॉलिटिक्स को अब इजराइल के लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। कुछ इस प्रकार की चीजें हो रही हैं यहाँ पर। हालांकि मैंने आपको बता ही दिया कि यंगेस्ट इजराइल के लीडर थे जो कि प्रधानमंत्री बने थे। शुरुआत में 1993 ऑस्लो पीस अकॉर्ड्स को इन्होंने अपोज किया था, लेकिन बाद में yitzhak राबिन के अंदर इन्होंने सपोर्ट भी किया। लेकिन बाद में जब yitzhak राबिन की मृत्यु हो जाएगी तब ये बनेंगे प्रधानमंत्री। और शुरुआत में आप देखोगे जब ये प्रधानमंत्री बनेंगे ना तो कुछ हद तक ये पैलेस्टीनियंस को थोड़ा बहुत आप कह सकते हो कि कंसेशन भी देंगे। लेकिन 1996 में प्रधानमंत्री बनने के बाद 1999 में ये प्रधानमंत्री नहीं रह पाएंगे, ठीक है ना। 1999 में 17 महीने पहले इलेक्शंस बुला लेंगे और इलेक्शन में ये हार जाएंगे। और इसके बाद प्रधानमंत्री कौन बनेगा? एरियल शेरॉन। एरियल शेरॉन 2001 में प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन उनकी ही सरकार में मिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू बनेंगे फॉरेन मिनिस्टर और बाद में बनेंगे फाइनेंस मिनिस्टर। हालांकि ये अपनी पोस्ट से रिजाइन कर देंगे 2005 में। 2005 में इजराइल गाजा पट्टी से बाहर निकल आएगा और इजराइल के बाहर निकलने के बाद ही गाजा पट्टी पे किसका कंट्रोल होगा? हमास का। गाजा पट्टी से इजरायली फोर्सेस को बाहर निकालने के डिसीजन के अगेंस्ट खड़े थे बेंजामिन नेतन्याहू, बट इनकी चली नहीं तो इन्होंने मिनिस्टर की पोस्ट पर से रिजाइन कर दिया। 2005 में आप देखोगे कि मिस्टर एरियल शेरोन कोमा में चले जाएंगे और उससे पहले वो लिकुद पार्टी से अलग होकर अपनी खुद की एक पार्टी बना लेंगे, कदीमा। उसके चलते इस लिकुद पार्टी की लीडरशिप बेंजामिन नेतन्याहू के हाथ में आ जाएगी और फिर आप ये देखोगे कि ये प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट होंगे फॉर द सेकेंड टाइम इन मार्च 2009। मार्च 2009 में प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट होने के बाद ये एक 10 महीने का फ्रीज लगाएंगे ऑन सेटलमेंट कंस्ट्रक्शन इन वेस्ट बैंक। वेस्ट बैंक में जो पैलेस्टीनियन की जगह है वहां पे धीरे धीरे करके जूस के घरों को बना के वहां पे जू आबादी को सेटल करना, ये बहुत पुरानी मोडस ऑपरेंडी काम करने का तरीका है जूस का, इजराइलीज का। और इस तरीके के ऊपर 10 महीने के लिए रोक लगाई थी किसने? बेंजामिन नेतन्याहू ने, जब ये मार्च 2009 में प्रधानमंत्री बने थे। लेकिन बाद में नेगोशिएशंस पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के साथ खराब हो गए और 2010 में फिर से इस प्रकार की कंस्ट्रक्शन शुरू हो गई। धीरे धीरे जब आप करके देखोगे ना भाई, तो अब यहां पे बेंजामिन नेतन्याहू को समझ में आना शुरू हो जाएगा कि जो इजराइल की पॉलिटिक्स है ना, इसके ऊपर अगर कंट्रोल पाना है तो अपने आप को अल्ट्रा राइट विंग दिखाना पड़ेगा। और ये अब अल्ट्रा राइट विंग कन्वर्ट होते जाएंगे, ज्यू आइडेंटिटी के साथ अपने आप को ज्यादा अपोज करेंगे, पैलेस्टीनियन मुस्लिम्स के अगेंस्ट बोलेंगे और कहीं ना कहीं इनको इजराइल के अंदर सपोर्ट भी मिलेगा। ईरान के नाम पे देश को डराना, कहते हैं ना कि धर्म खतरे में है। आप देखिए इंडिया में बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं जो कि मुस्लिम मासेस को भड़काते हैं ये बोल के धर्म खतरे में। उसी प्रकार से यहाँ पे बेंजामिन नेतन्याहू ज्यूज को डराएंगे धर्म खतरे में और वोट को खींचने की कोशिश करेंगे। अरे भाई, जो धर्म इतने हजारों सालों से चल रहा है वो ऐसे कैसे खतरे में आ जाएगा? कोई सा भी धर्म हो वो, ठीक है ना। ज्यूज को कितना मारा गया, क्या ये खत्म हुए? नहीं खत्म हुए। और ऑब्वियसली बात है आगे भी इनको कोई नहीं खत्म कर पाएगा, कोई किसी धर्म को नहीं खत्म कर पाएगा। ज्यादा से ज्यादा आप उस धर्म के कुछ लोग को मार दोगे और जिनको मारोगे वो पलट के तुमको मारेंगे और ये लड़ाइयां चलती रहती है। हिंदू मुस्लिम की लड़ाई देखिए इंडिया में इसी बेसिस पे होती है। क्या कभी हिंदू पूरी तरीके से खत्म होंगे या मुस्लिम पूरी तरीके से खत्म होंगे? ऑब्वियसली बात है नहीं खत्म होंगे। कुछ लोग जरूर उनके खत्म हो जाएंगे, वो फिर दूसरे को मारेंगे और इस प्रकार की चीजों को करके हमारे पॉलिटिशियंस फायदा उठाएंगे। यही फायदा यहाँ पे बेंजामिन नेतन्याहू ने भी उठाया है। नो डाउट इनकी जो शुरुआत हुई थी वो एज ए नेशनलिस्ट हुई थी, लेकिन बाद में ताकत में बने रहने के लिए इनके ऊपर इल्जाम लगाया जाता है कि इन्होंने बहुत गलत प्रकार की चीजें करी हैं। अल्ट्रा नेशनलिस्ट स्टांस यहाँ पे दिखाया है। ओके, फिर आगे देखते हैं क्या हुआ। कॉन्फ्लिक्ट इन गाजा की बात कर लेते हैं। पैलेस्टीनियन अटैक्स लगातार इजरायली मिलिट्री पे हो रहे थे, इजरायली मिलिट्री भी पलट के जवाब दे रही थी। और मिस्टर नेतन्याहू जब 2009 में ऑफिस में आए तो उसके बाद भी पैलेस्टीनियंस के साथ लड़ाई हो रही थी इजराइल मिलिट्री की, उससे पहले भी हो रही थी। 2012 में इन्होंने एक मेजर ऑफेंसिव लॉन्च किया अगेंस्ट इजराइल। चूंकि इजराइल के अंदर आप कह सकते हो पैलेस्टीन की तरफ से रॉकेट फायर आ रहा था, तो बदले में नेतन्याहू ने भी तगड़ा रॉकेट फायर किया, लेकिन ग्राउंड ट्रूप्स नहीं भेजे। जुलाई 2013 में तगड़ा क्रॉस बॉर्डर वायलेंस हुआ है। एक मिलिट्री कैंपेन यहाँ पे बेंजामिन नेतन्याहू ने ऑर्डर किया। 50 दिन की जंग चली, 2100 पैलेस्टीनियंस यहाँ पे मरे, ठीक है ना। यूनाइटेड नेशंस और पैलेस्टीनियन ऑफिशियल्स का ऐसा बोलना है। इजराइल की साइड पे 67 लोग मरे, जिसमें सोल्जर्स थे और 6 सिविलियंस। 63 सोल्जर्स और 6 सिविलियंस मरे। लेकिन ऑब्वियसली बात है विनर एंड में कौन निकला? इजराइल निकला। अब देखिए
विनर का क्या मतलब है? जब तक पैलेस्टीनियंस प्रेजेंट है और वो आगे प्रेजेंट रहेंगे ही रहेंगे, तब तक इजराइल पूरी तरीके से विनर नहीं है। हाँ, 2100 लोगों को मार दिया तो भाई, ज्यादा लोगों को मार दिया तो हम विनर हो गए, तो इस बेसिस पे आप विनर बोल लो तो बोल लो। यूनाइटेड स्टेट्स की लीडरशिप में बैरक ओबामा के अंदर कहीं ना कहीं बैरक ओबामा स्ट्रैटेजिकली नेतन्याहू को सपोर्ट दे रहे थे, लेकिन बैरक ओबामा और नेतन्याहू की बनती नहीं थी। बैरक ओबामा JCPOA साइन कराना चाहते थे, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम ऑफ एक्शन, और ये बेंजामिन नेतन्याहू चाहता नहीं था। तो जब यूएस की कांग्रेस को मार्च 2015 में एड्रेस किया बेंजामिन नेतन्याहू ने, तो बेंजामिन नेतन्याहू ने इस JCPOA की डील को बैड डील बोला। ओबामा ने बोला कि ये बहुत गलत है, बेंजामिन नेतन्याहू ये नहीं बोल सकते हैं, ये यूएस के मैटर्स में इंटरफियर कर रहे हैं, यूएस इजराइल रिलेशंस को डैमेज कर रहे हैं। तो बेंजामिन नेतन्याहू तो शुरू से चाहते थे कि JCPOA ना हो, JCPOA पे साइन ना हो, ये जो P5+1 का एग्रीमेंट हुआ है ईरान के साथ न्यूक्लियर डील्स को लेके, ये सब ना हो। लेकिन कहीं ना कहीं बैरक ओबामा उसको कर रहे थे, नेतन्याहू अपोज कर रहे थे, तो बैरक ओबामा और नेतन्याहू की ज्यादा बन नहीं पा रही थी। लेकिन जब डोनाल्ड ट्रंप आएंगे तो वो JCPOA से वापस भी खींचेंगे, तो कहीं ना कहीं वो हर चीज जो बेंजामिन नेतन्याहू चाहते थे वो डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ पे करी है। तो मैं आपको बता दूं कि जेरूसलम नाम के शहर के दो हिस्से हैं, वेस्टर्न जेरूसलम, ईस्टर्न जेरूसलम। ईस्टर्न हाफ ऑफ जेरूसलम के ऊपर इसराइल का कब्जा है, लेकिन पैलेस्टीनियंस बोलते हैं कि ईस्टर्न हाफ ऑफ जेरूसलम हमारा है। अल अक्सा मॉस्क, जो कि इस्लाम की तीसरे नंबर की सबसे प्योर आप कह सकते हैं हिस्टोरिकल साइट है, वो ईस्टर्न हाफ ऑफ जेरूसलम में ही है। और इसके ऊपर 1967 से कब्जा कर रखा है इसराइल ने। तो कहीं ना कहीं ये ईस्टर्न हाफ ऑफ जेरूसलम पैलेस्टीन के पास चला जाए, ऐसा बहुत सी दुनिया के देश चाहते हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ये ईस्टर्न हाफ ऑफ जेरूसलम किसका है? इसराइल का है। फिर एट द सेम टाइम सीरिया का गोलन हाइट जिसके ऊपर इसराइल ने कब्जा कर रखा है, ये सीरिया का नहीं इसराइल का है, ये भी बोल दिया डोनाल्ड ट्रंप ने। तो डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू के रिश्ते बहुत ज्यादा अच्छे थे, इतने ज्यादा अच्छे थे कि आप कह सकते हो कि ये जो पूरी मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स है ना, इसको बदल के रख दिया। इसराइल चाहता था कि ये JCPOA साइन ना हो, क्योंकि JCPOA साइन होगी, ईरान के ऊपर से सैंक्शंस हटेंगे तो ईरान इकोनॉमिकली स्ट्रांग होगा, और ये किसी भी हाल में बेंजामिन नेतन्याहू नहीं चाहते। बेंजामिन नेतन्याहू हमेशा से ही ईरान को कमजोर करना चाहते हैं, ईरान के नाम पे अपने देश के लोगों को डरा के लीडर बने रहना चाहते हैं, और वो कहीं ना कहीं JCPOA के दम पे नहीं हो पा रहा था। JCPOA हट गया, उसका बेंजामिन नेतन्याहू को बहुत फायदा हुआ। इनके ऊपर और भी इल्जाम लगे। 2016 के बाद से 3 अलग अलग करप्शन के, ब्राइबरी के, फ्रॉड के चार्जेस लगे हैं बेंजामिन नेतन्याहू के ऊपर। ऐसा बोला जाता है कि इन्होंने गिफ्ट लिए हैं वेल्दी बिजनेसमैन से, अच्छी प्रेस कवरेज के लिए फेवर्स दिए हैं, तो इसके चलते यहाँ पे इनके ऊपर इल्जाम लगाए गए। हालांकि नेतन्याहू ने बोला कि मेरे ऊपर गलत इल्जाम लगाए जा रहे हैं, ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। इनके ऊपर ट्रायल भी चलाया गया मई 2020 में। कुल मिला के पिछले कई इलेक्शंस में जैसे तैसे कॉलिशन बना के बेंजामिन नेतन्याहू प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं, लेकिन अब हालात इतने ज्यादा खराब हैं कि शायद बेंजामिन नेतन्याहू प्रधानमंत्री बन पाएंगे या नहीं, या कंटिन्यू रह पाएंगे, इस बात की गारंटी नहीं है। कहीं ना कहीं जो हमास वाला युद्ध हुआ है ना, इसको भी कहीं ना कहीं बेंजामिन नेतन्याहू की एक चाल देखी गई थी अपने आप को प्रधानमंत्री बनाए रखने की। लेकिन अब जो राइट विंग पार्टीज हैं इसराइल की, वो बिल्कुल आमादा है कि भाई इस बेंजामिन नेतन्याहू को तो हम कुर्सी पे नहीं बैठने देंगे प्राइम मिनिस्टर की। अब देखते हैं कि कितने दिन तक बेंजामिन नेतन्याहू यहाँ पे प्रधानमंत्री रह पाते हैं। इनके बड़े भाई की जो कहानी है योनाथन नेतन्याहू और एंटेबे की जो रेड हुई थी, उसके ऊपर मैं एक अलग से PPT जरूर बनाऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, आई होप आपको PPT पसंद आई होगी। हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ लाइक और शेयर करिएगा, ठीक है।